नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अभिषेक और स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ बात हमारे साथ में। आज बात छत्तीसगढ़ में धान खरीदी पर हो रही सियासत को लेकर ही। छत्तीसगढ़ में हर साल धान की खरीदी होती है और हर साल इस मुद्दे पर सियासत होती ही रहती है। इस बार भी छत्तीसगढ़ सरकार ने 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य तो रख दिया, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में धान खरीदने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है। इसलिए सरकार 37,000 करोड़ रुपए का कर्ज उठाकर धान खरीदने की तैयारी में है। सरकार ने इसके लिए राष्ट्रीयकृत और निजी बैंकों से लेकर नाबार्ड और एनसीबीसी से भी प्रस्ताव मांगा है। 25,000 करोड़ रुपए कर्ज उठाने को राज्य स्तरीय समिति ने मंजूरी दे दी है। अब सरकार का कहना है कि 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू होगी। 15 नवंबर की तारीख पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है और कहा है कि जब हमारी सरकार थी उस वक्त 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू हो जाती थी। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार धान खरीदना ही नहीं चाहती। इधर सरकार का कहना है कि एक एक दाना खरीदा जाएगा। इस बार बारिश देर तक हुई है, इसीलिए धान खरीदने में विलंब हो रहा है। लेकिन इस विलंब को लेकर कांग्रेस सरकार पर हावी होने की कोशिश क्यों कर रही है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। उससे पहले बयानों पर एक नजर। हमने कहा कि बहुत जल्दी धान खरीदी की विस्तृत रूपरेखा सरकार प्रस्तुत करेगी और सरकार किसानों के लिए हित के लिए लगातार काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने ही किसानों के तरक्की और बेहतरी के लिए काम किया है। किसानों के हक में निर्णय करेंगे और किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए हमारी धान खरीदी की नीति बनेगी। ये धान वास्तव में खरीदना नहीं चाह रहे हैं, इसलिए ये 15 नवंबर से चालू कर रहे हैं। 1 नवंबर से धान की खरीदी हमारी सरकार में होती थी और अधिकतम धान खरीदा जाता था लोगों का। ये जानबूझकर उसमें कटौती कर रहे हैं और अंतिम समय में किसानों का धान ना बिके, ज़्यादा धान खरीदना मत पड़े, इसलिए इन लोगों ने समय सीमा में वृद्धि कर दिया। उसको धान की खरीदी वास्तव में 1 नवंबर से ही होना चाहिए और सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। किसानों के हित में 1 नवंबर से ही धान की खरीदी होनी चाहिए। चलिए तो अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पहले धान खरीदी, उसकी राशि, अब उसकी तारीख को लेकर सियासत हो रही है। समझने की कोशिश करेंगे कि किसके तर्कों में दम है। चलिए, गोपाल सावंत तो हमारे साथ बीजेपी से जुड़ रहे हैं, प्रगति भाजपा कांग्रेस से रमेश पांडे वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहले प्रगति जी, आप ही के पास आना चाहूंगा। क्यों लगता है कि इसमें राज्य सरकार का षड्यंत्र है कि वो 15 नवंबर से धान खरीद रही है? देखिए, धान खरीदी की जो तारीख है वो आप देखिए तो 2022-23 में भी 1 नवंबर से हमने किसानों का धान खरीदा। 18-19 में भी यदि आप देखें तो 1 नवंबर से धान की खरीदी हुई थी और 23-24 में भी आप देखें तो 1 नवंबर से खरीदी शुरू हो गई थी। अभिषेक जी, बात यह है कि अब 15 नवंबर से धान क्यों खरीद रहे हैं जब इतना बड़ा त्योहार दिवाली वो 1 तारीख को हो जाएगा। तो किसानों के लिए सरकार पहले व्यवस्था क्यों नहीं की कि पहले धान खरीदी के लिए यदि सरकार को कर्ज लेना था तो इस चीज की पहले तैयारी कर ली होती, पहले व्यवस्था कर ली होती। आप देखिए, किसान आप यदि देखेंगे तो पिछले 5 सालों में 12 लाख किसान थे। जब पहली बार कांग्रेस की सरकार ने समर्थन मूल्य में धान खरीदा तो पहली बार 12 लाख किसानों ने समर्थन मूल्य में धान बेचा। वही किसान बढ़कर हमारी सरकार में 26 लाख तक पहुंच गए थे। अब आज की स्थिति देखिए तो रकबा भी बढ़ा है धान का, किसान भी बढ़े हैं, फिर धान खरीदी की जो अवधि है वो कम क्यों सरकार के द्वारा की जा रही है, ये चिंतनीय विषय है। और ये उजागर करता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान विरोधी है और किसान आपने पर बड़ा काम कर रही है। तभी इंटरेस्टिंग पॉइंट रखा। धान खरीदी जी तभी ये धान खरीदी का जो टेन्योर है वो कम कर रहे हैं। ठीक है, आपने बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट रखा दिवाली का। मैं थोड़ा आपको फ्लैशबैक में ले जाना चाहूंगा। साल 2021 जब भूपेश बघेल जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए कहा था कि 1 दिसंबर से धान खरीदी होगी, क्योंकि तब बीजेपी कह रही थी 1 नवंबर से धान खरीदी होनी चाहिए और आप भूपेश बघेल जी ने कहा था कि नहीं, 1 दिसंबर से खरीदी होगी क्योंकि आदमी त्योहार मनाएगा कि धान बेचने जाएगा। तो जो आर्ग्यूमेंट तब भूपेश बघेल जी ने दिया था वो आप पे भी लागू है आज। क्या आदमी दिवाली मनाएगा या वहां धान की कतार में खड़ा रहेगा धान की बोरियों को लेकर? देखिए, यहाँ मैं इसलिए कह रही हूँ कि धान खरीदी की, देखिए जो हरियाणा धान होता है, छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाकों में जो धान सबसे ज्यादा होता है उसकी कटाई चालू हो चुकी है। तो धान की खरीदी एक्चुअल में अभी से चालू हो जानी चाहिए थी। यदि आप नवंबर में धान खरीदना चाहते हैं तो 1 नवंबर से आपको धान की खरीदी शुरू कर देनी चाहिए थी। प्रगति जी, मैं तो ये कह रहा हूं कि जो आर्गुमेंट आप रख रहे हैं वही आर्गुमेंट कल बीजेपी ने रखा था
और तब आज जो बात मुख्यमंत्री कह रहे हैं, कल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वही बात कही थी तब, तो मैं क्या समझूं, इससे क्या मतलब निकालूं? या तो सियासत ही हो रही है, क्योंकि बोलने के लिए बयान देना है तो दे दिया। अब शिव डहरिया साहब जी भूल गए कि भूपेश बघेल जी ने भी यही बात कही थी 2021 में। चलिए ठीक है गोपाल जी, आरोप लग रहे हैं कि आप जानबूझ के तारीख को टाल रहे हैं ताकि जो धान की जो खरीदी है उसकी जो मात्रा है उसको कम किया जा सके। मोटा मोटी आरोप यही है। बहुत हास्यास्पद है। प्रगति जी जो आरोप लगा रही थी या जो कांग्रेस जो आरोप लगा रही थी उसका मैं एकदम सटीक उत्तर देता हूं, और शायद कांग्रेस खुद अपने कार्यकाल पे हंसने लग जाए इसको सुनने के बाद। 2020-21 में इन्होंने 92,000 लाख मीट्रिक टन खरीदा, 21-22 में 98,000 मीट्रिक टन खरीदा, और 22-23 में 107 मीट्रिक टन खरीदा। मतलब हर वर्ष इनकी जो वृद्धि होती थी धान खरीदने में वो लगभग 10% की वृद्धि हुई। आदरणीय विष्णुदेव साय जी की सरकार जब आती है तो 107 लाख मीट्रिक टन जो था वो पहुंच जाता है 145 लाख मीट्रिक टन, लगभग 40% की वृद्धि हुई। और अगला टारगेट रखा जाता है 160 लाख मीट्रिक टन। मतलब अगला टारगेट भी जो है वो भी 25 से 30% वृद्धि के साथ टारगेट रखा जाता है। ये जो 1 साल में करते, ये जो 3 साल में करते थे, हम 1 साल में कर रहे थे। आंकड़ों की बात पहले इनके कांग्रेस में कार्यशाला होनी चाहिए और इनको बतानी चाहिए कि इन्होंने क्या किया है 5 साल। ठीक है, झूठ बोलना राजनीति में इन्होंने एक परंपरा बना ली है, भ्रम फैलाना एक परंपरा बना चुके हैं ये, लेकिन इतना भी ना झूठ बोले जो 1 मिनट में पकड़ में आए। मुझे आश्चर्य होता है, आज भूपेश बघेल बोल रहे हैं कि धान खरीदी 15 दिन बाद क्यों हो रही है, 15 दिन पहले क्यों नहीं हो रही है। मैं आपको बताता हूं, यही भूपेश बघेल का आपने एक बयान बताया, एक बयान मैं आपको बताता हूं। यही भूपेश बघेल खड़े होकर बोलते थे कि किसानों का हितैषी केवल भूपेश बघेल। इस पूरे प्रदेश में अगर किसानों की हितैषी कोई है तो भूपेश बघेल है। लेकिन वो ये बोलते समय भूल जाते हैं कि बिना ब्याज का ऋण उपलब्ध कराने का काम आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में हुई थी। ठीक है, रमेश पांडे से जवाब ले लेते हैं। रमेश जी, काफी सारे तर्क आ रहे हैं, आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? इस बात पे भी कि चलिए ठीक है दिवाली है इसलिए 1 नवंबर से नहीं हो रहा, लेकिन 15 नवंबर की जो तारीख चुनी गई है उस पर क्या तर्क है? देखिए, मैं इस पर 2 बिंदुओं पर बताना चाहता हूं। तारीख का तो कोई मसला नहीं है। तारीख जैसा आप अभी बता चुके कि भूपेश बघेल खुद 1 दिसंबर से धान खरीदने के पक्ष में थे और 15 नवंबर से सरकार खरीद रही है, विपक्ष 1 नवंबर से मांग कर रहा है। तो 15 नवंबर 15 दिन का कोई विशेष समय ऐसा नहीं है कि 15 दिन में कोई बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगी और बहुत बड़ा नुकसान किसानों का हो जाएगा। अभी राजेश मूरत जी का एक बयान आया था कि किसानों का भी धान तैयार ही नहीं है, इसलिए थोड़ा टाइम मिलना चाहिए। लेकिन दूसरा मसला आप लोगों ने उठाया कि राज्य सरकार इस पर ऋण ले रही है, तो मैं ये बताना क्लियर कर देना चाहता हूं कि राज्य सरकार धान खरीदने की एक एजेंसी है, कोई पहली बार ऋण नहीं लिया जा रहा। ये ऋण हर वर्ष लिया जाता है और इस ऋण को इसलिए लिया जाता है कि धान खरीदने के लिए स्टाफ की व्यवस्था करना, मैनेजमेंट करना, बोरी खरीदना और जो परिवहन पे खर्च करना, ये जो खर्चे आते हैं इसकी पूर्ति के लिए राज्य सरकार ऋण लेती है और राज्य सरकार जैसे ही धान खरीद करके केंद्र सरकार को देती है वैसे ही वहां से पैसा आ जाता है और इसकी प्रतिपूर्ति कर दी जाती है। ये एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है, इसमें कोई नई बात नहीं है कि सरकार के पास पैसा नहीं है और सरकार ऐसा कर रही है, सरकार वैसा कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। रमेश जी, बहुत सारे मापदंड भी है ना जिनको मानना पड़ता है। राज्य सरकार ने तो केंद्र सरकार ने तो बहुत सारी शर्तें लगा रखी है कि हम उसना हुआ चावल नहीं लेंगे, हमसे अरवा चावल लेंगे। और बहुत सारे अभी आपको लेटेस्ट जानकारी होगी, केंद्र सरकार ने उसना चावल से भी प्रतिबंध हटा दिया है, बारदाना से भी प्रतिबंध हटा दिया है, सारी चीजें खुल गई हैं। और केंद्र सरकार ये जो 160 मीट्रिक टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, लक्ष्य भी राज्य सरकार भेजती है और केंद्र सरकार उसमें परमिशन देती है।
वो सारी प्रक्रियाएं नियमित हैं, कोई कहीं भी ऐसा कोई मापदंड नहीं निर्धारित हुआ है। रमेश जी, दिवाली तो एक कारण है क्या, बारिश भी एक कारण है? क्योंकि इस बार अभी तक मानसून की पूरी तरह से वापसी नहीं हुई है, थोड़ा लेट हुई, तो क्या इसका फर्क पड़ता है जो प्रोक्योरमेंट है उस पर? आप उन आंकड़ों को देखिए, जब 1 नवंबर से खरीदी हुई है तो 1 नवंबर से 15 नवंबर के बीच ऐसी खरीदी नहीं होती कि बम्पर खरीदी हो जाती है और किसान लाइन में लग के खड़े जाते हैं। एक बात आपने बिल्कुल सही, चलिए लगता है कुछ कनेक्टिविटी इशू। रमेश जी आपके पास वापस लौटूंगा। गोपाल जी, आपने बड़े अच्छे से आंकड़े रखे कि किस तरह से जो प्रोक्योरमेंट है धान का बहुत तेजी से बढ़ा है विष्णुदेव साय सरकार में। लेकिन मैं इस बात पे भी जवाब चाहूंगा कि जो गवर्नर को नेता विपक्ष चरणदास महंत जी ने लेटर लिखा है और एक गंभीर आरोप लगाया है कि प्रोक्योरमेंट तो ठीक है लेकिन 25,93,880 क्विंटल धान बर्बाद हो गया है, बर्बाद हो रहा है। 1,000 से भी अधिक के जो करोड़ के जो धान है बर्बाद हुए। उन्होंने गवर्नर से इस मामले में इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए कहा है कि आप धान खरीद तो रहे लेकिन वो बर्बाद हो रहे हैं, वो जनता का ही पैसा है, वो पैसा बर्बाद हो रहा है। इन्वेस्टिगेशन की मांग की है, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, अगर कोई पहलू उनके सामने राजनीतिक रूप से आया है या कोई पहलू पर उन्होंने चिट्ठी लिखा है, उस पर टिप्पणी करना से पहले उसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने राज्यपाल को लिखा है, जांच निश्चित रूप से होनी चाहिए और जांच होगी। गोपाल जी, चरणदास मान जी कह रहे हैं कि उन्होंने सितंबर में लेटर लिखा था इस मामले को लेकर इन्हीं आंकड़ों के साथ, राज्य सरकार की तरफ से कोई जवाब ही नहीं आया, एक्शन तो छोड़िए। मैं उसी में आ रहा हूँ, मैं पूरी बात पे आ रहा हूँ। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, जब कांग्रेस की शासन थी, प्रगति जी इस डिबेट में है, आप उनसे तस्दीक कर सकते हैं, अगर वो सच बोलेंगे तो आपको तस्दीक मिल जाएगा। धान खरीदी के लिए इन्होंने ब्लॉक अध्यक्ष, कांग्रेस का ब्लॉक अध्यक्ष को धान खरीदी केंद्र का समन्वयक नियुक्त किया था जी। मैं ये पूछना चाहता हूं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से, कांग्रेस का ब्लॉक अध्यक्ष कैसे धान खरीदी का समन्वयक हो सकता है? इन्होंने पदेन समन्वयक बना दिया था उसको, करप्शन का अड्डा खोल दिया था इन्होंने। और करप्शन का अड्डा जब चल रहा था तब ये चरणदास महंत जी कहाँ थे? तब तो उनकी सरकार थी, तब वो विधानसभा अध्यक्ष थे। क्या आपने कभी सुना है कि किसी राजनीतिक पार्टी के आदमी को धान खरीदी केंद्र का समन्वयक बना दिया जाए? ये इन्होंने किया था और बिल्कुल लिखित चिट्ठी के द्वारा इन्होंने किया था। हर ब्लॉक अध्यक्ष को वहां के धान खरीदी केंद्र का समन्वयक बनाया। ठीक है, प्रगति से जवाब लेते हैं। प्रगति जी, आरोप लगा देना बड़ा आसान होता है कि इस तरह से बर्बादी हो रही है, नेता विपक्ष ने ये जो चिट्ठी लिखी गवर्नर को इन्वेस्टिगेशन के लिए, लेकिन आपके समय में तो सिस्टमैटिकली एक गलत चीज हो रही थी जो आरोप लगा रहे गोपाल जी, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, विपक्ष का काम है आरोप लगाना और गोपाल जी बैठे ही चैनल पे है हम पर आरोप लगाने के लिए। मैं आपको बता दूं कि 26,93,880 क्विंटल धान गोपाल जी पिछले 10 महीनों में खराब हुआ है, जिसकी कीमत 1,037 करोड़ 55 लाख रुपए से ज्यादा है। और ये घोटाले की श्रेणी में आ रहा है विष्णुदेव साय सरकार के, जब आपको पूर्ववर्ती सरकार ने शेड बना कर दिया है, पूर्ववर्ती सरकार ने आपको चबूतरे बना कर दिए हैं कि आप उनमें धान का संग्रहण कर ले, धान रख लें, उसके बाद इतनी संख्या में धान सड़ जाना। आप कह रहे हैं आपने लक्ष्य बनाया है 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदेगी भारतीय जनता पार्टी की वैसे प्रगति जी एक बात कहूं तो की सरकार, तो आप ये बताइए मुझे, सरकार के पास परिवहन की व्यवस्था है, बारदाने की व्यवस्था है, संग्रहण की व्यवस्था है, जो सरकार इतना बड़ा लक्ष्य ले ली। जब पिछले 10 महीने में इतनी बड़ी मात्रा में धान की बर्बादी हुई है छत्तीसगढ़ में, किसानों का पैसा बर्बाद हुआ है, तो अभी सरकार के पास क्या तैयारी है 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने की? मैं पूछना चाहती हूँ सामंतो साहब से कि वो बताएं। प्रगति जी, आप ही ने तो कहा कि कलेक्शन सेंटर्स बनाए गए आपकी सरकार में, तो सरकार बदलने के बाद तो गायब थोड़ी हो जाएंगे, वो तो वही होंगे ना। देखिए मैंने ये कहा शेड बनाए गए हैं, पूर्ववर्ती सरकार में शेड और स्टेज हमने बना कर दिया है, चबूतरे और शेड ये बनाकर हमने दिए हैं संग्रहण के लिए, लेकिन फिर भी धान ये खराब कर रहे हैं। अब धान रकबा बढ़ रहा है दिनों दिन, जो चबूतरे बनाए हुए हैं, शेड बने हुए हैं, वो कम पड़ेंगे। वैसे आपकी सरकार में भी इस तरह की स्थितियां मैंने देखी है, पार्टी की सरकार के पास उसकी क्या तैयारी है? ठीक।
ठीक है, रमेश जी से जान लेते हैं न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से। रमेश जी, ठीक है रमेश जी, इसमें एक चीज और मैं ऐड करना चाहता हूं, क्योंकि धान इस वक्त इतना सरप्लस में है केंद्र के पास भी और राज्य के पास भी, और अब और एक साथ खरीदने की बात हो रही है, तो जाहिर तौर पर जगह कम पड़ रही है। सही मानते हैं आप इसे, इसमें कुछ और भी तर्क आप जोड़ना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये क्लियर होना चाहिए कि जो धान की बर्बादी का मसला है उस पर बहुत क्लियर हो जाना चाहिए। वो धान की बर्बादी नहीं बल्कि धान के शार्टेज का मसला है। वो बर्बादी शब्द यहाँ नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से जो नेता प्रतिपक्ष ने जो चिट्ठी लिखी है वो थोड़ा सा राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित है। वो धान का खराबी नहीं है, धान की शॉर्टेज है। अब धान की शॉर्टेज को 2-3 बिंदुओं पे आप समझने की कोशिश करिए। जैसे जब धान खरीदा जाता है तो उसके वजन और धान कुछ दिन पड़ा रहता है तो उसके सूखने के बाद वजन में कमी आ जाती है। कुछ धान चूहे खा जाते हैं, कुछ धान खराब हो जाता है, कुछ धान झड़ जाता है, किनारे गिर जाता है। तो इस तरह के शॉर्टेज होता है। ये एक लीगल प्रक्रिया है, इसमें कुछ ऐसा नहीं वो घोटाला हो गया, घपला हो गया। और धान अगर जैसे मान लीजिए कहीं पे अच्छी व्यवस्था नहीं हो पाई, धान सड़ गया, तो आप ये कह रहे हैं कि इसी तरह के हालात कांग्रेस की सरकार में भी थे? वो हमेशा रहते हैं, वो सबके साथ था। कोई ऐसा नहीं विष्णुदेव सरकार के साथ थे। लेकिन अगर इतनी लाखों क्विंटल अगर धान ऐसी बर्बाद हो रही है तो इस मामले को लेकर कुछ करने की जरूरत है रमेश जी? देखिए, एक्सेप्ट कर लेना कि बर्बाद हो रही है। देखिए, ये एक राष्ट्रीय समस्या है। राष्ट्रीय स्तर पर इसके लिए मोदी सरकार ने जो 3 कृषि कानून ले आए थे, जिसको रोक दिया गया, जिसका पर विपक्ष ने बहुत हंगामा किया, उसमें इन्हीं सब चीजों का समाधान था। उसमें संग्रहण की व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण तरीके से ली गई। गोपाल सामंतो जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जरा उनकी बात सुनिए। देखिए, चरणदास जी ने जो लेटर लिखा है, उस लेटर के लिखने से पहले उनसे आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से 2 सवाल है। क्या वो भूल गए हैं कि धान की जो कैलकुलेशन होता है वो 67% के दर पे होता है? धान जितना होता है, चावल का, धान से चावल निकलने वाला जो चावल होता है उसका कैलकुलेशन ही 67% होता है। उसका मेजर कारण ये होता है जो रमेश पांडे जी ने अभी कहा, आदरणीय रमेश पांडे जी ने जो कहा, 67% इसलिए लिया जाता है क्योंकि धान में जो भूसा होता है, भूसे की संख्या, मॉइस्चर का वजन, ये सारे चीजों को मिलाने के बाद 67% होता है। इसलिए चावल की मात्रा हमेशा, अगर 100 किलो धान है तो 67 किलो ही चावल निकलेगा। ये केंद्र का मानक है और ये राज्य का भी मानक है। अब आपको एक आश्चर्यजनक चीज बता देता हूं, प्रगति जी से पूछ लीजिएगा कि वो इस चीज का उत्तर कैसे देंगे। अरे भूपेश बघेल बड़े किसान हितैषी बनते हैं, इन्होंने 107 लाख मेट्रिक टन अपने कार्यकाल में, लास्ट कार्यकाल में खरीदा, जिसका 67% होता है लगभग 74,000 मेट्रिक। मैं प्रगति इस पर जवाब लूंगा, लेकिन आपने जो बात कही मैं उसको थोड़ा डिटेल में आपसे जवाब चाहता हूं। इस पे चरणदास जी ने जो लेटर लिखा उसमें आरोप लगाया कि 4 लाख क्विंटल से भी ज्यादा धान इस वक्त से प्रोक्योरमेंट, मतलब जहां पे खरीदी हुई थी किसानों से, वहीं पे पड़ा हुआ है। और उन्होंने 21 लाख क्विंटल को लेकर कहा है कि वो ये स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, जहां से मतलब मिलिंग के लिए जाता है, वहां अटका हुआ है और वहां सड़ रहा है। ये उनका आरोप। तो ये 67% का जो डिफरेंशिएशन आपने बताया वो जमा नहीं, मैं उसको जमाने के लिए बोला भी नहीं अभिषेक जी। मैंने सिर्फ एक जानकारी के तौर पे दिया। और उसका अगला पॉइंट जो मैं बताने वाला था, उसका अगला पॉइंट ये है कि मोदी जी की सरकार ने पिछले, भूपेश बघेल जब यहाँ पे अपनी सरकार चला रहे थे, तब भी 72,000 मेट्रिक टन चावल खरीदा था। मतलब कंप्लीट धान जो भूपेश बघेल ने खरीदा था, उससे पैदा हुआ एक दाना चावल मोदी जी की सरकार ने खरीदी थी। और चरणदास महंत जी ने लेटर लिखा है, लेटर के साथ ना कोई एविडेंस दिया है, ना कोई साक्ष्य के तौर पे जानकारी प्रस्तुत की है, ना किसी तरीके की जानकारी। गोपाल जी वो तो अर्ज कर रहे हैं कि इस मामले में राज्य सरकार जांच करे। खैर प्रगति जी, जो गोपाल जी ने सवाल उठाया उस पर जवाब दीजिए कि आज व्यवस्था आपकी सरकार से बेहतर है और केंद्र का पूरा कोऑर्डिनेशन भी मिल रहा है। देखिए, केंद्र के कोऑर्डिनेशन की बात कीजिए तो अभिषेक जी, मुझे एक पुरानी बात याद आ रही है कि 7 जुलाई 2023 को नरेंद्र मोदी जी साइंस कॉलेज मैदान पर आकर भाषण देते हैं कि जो भी धान खरीदी का पैसा
छत्तीसगढ़ वासियों को दिया जाता है वो केंद्र की सरकार देती है। उस समय पे यदि गोपाल सामंत जी प्रश्न कर रहे हैं कि भूपेश बघेल जी किसान हितैषी थे, तो वो भी सुने होंगे इस भाषण को कि भोले भाले छत्तीसगढ़ियों को छलने का काम नरेंद्र मोदी जी भरे मंच से उन्होंने ये कहा था। दूसरी बात, ये जो बात कर रहे हैं, जो माननीय चरणदास महंत जी ने बात की है, 26,93,880 क्विंटल धान, इतने बड़ी मात्रा में यदि धान खराब हो रही है, इतने बड़ी मात्रा में, उसकी यदि ये बात कर रहे हैं, ये साक्ष्य की बात कर रहे हैं, तो इनका जमीनी स्तर पर किसानों से कोई सरोकार नहीं है। ये घूमे देंगे तो इन्हें भी पता चलेगा कि एफसीआई में कितना धान कैसे सब कुछ पड़ा हुआ है। नहीं, मैं किसानों की तो यह बातें नहीं कर रहा, मैं तो कर रहा हूँ मी एज अ टैक्स पेयर, मेरा नुकसान हो रहा है ना, किसान को तो पैसा मिल गया उसका। दिखाना चाहता हूँ, ये 1 मिनट मुझे बोलने दिया जाए। इनके टीएस सिंहदेव, इनके उप मुख्यमंत्री थे, इनका वर्जन है, पीएम मोदी ने कभी छत्तीसगढ़ के साथ भेदभाव नहीं किया। क्या वो भी छला गए थे? आप ये बताइए प्रगति जी, क्यों वो भी छले गए थे? ये उनका वर्जन। देखिए, इस पे घूम फिर कर बात करने से कोई मतलब नहीं है। फूड कॉर्पोरेशन इंडिया राज्य सरकार से चावल खरीदता है, आप किसानों से धान खरीदते हैं, सिंपल सी बात है। अब एफसीआई सेंट्रल लेवल पे ऑपरेट करता है ना, तो सेंटर में कौन है? प्रधानमंत्री। तो उन्होंने बोल दिया कि अब चावल खरीदते हैं। अब इसको आप 5 मिनट लंबा खींचेंगे, मैं इस पे नहीं आना चाहता। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर रमेश जी में चर्चा करना चाहता हूं, और ये डाउन टू अर्थ की एक रिसर्च है। मेरे पास मुश्किल से शायद 2 मिनट है, लेकिन मैं जरूर चाहता हूं इस पर बात हो। और ये इसी साल जनवरी में निकल के सामने आया और ये डरावनी है। जिस तरह से धान पर एमएसपी दी जा रही है, उसका एक भयानक इफेक्ट ये पड़ा है कि धान को उगाने के लिए उसमें इस लेवल पर फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया जा रहा है कि 45% पौष्टिकता खत्म हो गई है चावल में। मेरे पास आंकड़े हैं जो इस रिपोर्ट के मुताबिक जिंक 33%, आयरन 27% खत्म हो चुका है। मतलब जो चावल हम खा रहे हैं उसकी गुणवत्ता लगभग 50% खत्म है बिकॉज ऑफ एमएसपी। किसान लालच में आकर उसमें भयानक तरीके से फर्टिलाइजर मिला रहे हैं, भयानक तरीके से उसमें पेस्टिसाइड्स डाल रहे हैं। और एक और डरावनी चीज है कि उसमें आर्सेनिक की मात्रा 1493%। हम लोग चावल नहीं सर, हम जहर खा रहे हैं। ये डेटा निकल के सामने, मैं चाहूंगा आप सभी पढ़ें। इसको लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार क्या कर रही है? इसमें एक चीज मैं और जोड़ दूंगा। अभी आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ में एक एनालिसिस निकल के सामने आई थी कि जो हमारा घटिया चावल है उसको भी पॉलिश करके उसको अच्छा चावल बना देते हैं, और उसमें जो सुगंधित होता है कि एक केमिकल डाल देते हैं, उससे जो है उसका ऐसा लगता है कि वो सुगंधित चावल है, जबकि सुगंधित चावल नहीं रहता। तो ये भी एक स्वास्थ्य के प्रति बहुत हानिकारक है। और जो आपने बात कही, बिल्कुल सही बात कही कि एक धान अधिक पैदा करने का जो होड़ है उसमें निश्चित रूप से फर्टिलाइजर का और ऐसे रसायनों का उपयोग हो रहा है जो जीवन के लिए घातक है। उस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार को फौरी तौर पे एक बड़ा कदम उठाना चाहिए। और केंद्र सरकार शायद इस मसले पर बहुत गंभीर है, इसलिए उन्होंने जैविक खेती और प्राकृतिक खाद खेती पर बहुत बड़ा फोकस किया है। रमेश जी, वो तो दूर की कौड़ी है। जो 142 अभी से प्रोवाइडेड फोर्टिफाइड चावल की अलग अलग वेराइटीज है, किसान तो वो तक नहीं वो पा रहे हैं क्योंकि उस तक वो जानकारी उन तक पहुंच नहीं रही है और उनमें दिलचस्पी भी नहीं है, क्योंकि ये प्रमुख वो चावल की वैरायटी नहीं है जो मार्केट में बिकती है। खैर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इस पर और भी चर्चा हो सकती थी, लेकिन समय अब इजाजत नहीं देता। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो धान खरीदी को लेकर कह सकते हैं कि इस चर्चा के बाद में मतलब की सियासत हो रही है। कुछ महत्वपूर्ण कारण जरूर है, लेकिन जाहिर तौर पर कुछ सवाल हैं जो हमने यहाँ पर उठाने की कोशिश करी है। आई होप ये सब जानकर आप भी इस पर गंभीरता से विचार करेंगे और ये सोचने वाला विषय है कि हम अपने खान पान को लेकर किस तरफ जा रहे हैं। राजनीति में तो कह सकते हैं कि एक दूसरे पर छींटाकशी चलती रहती है, लेकिन स्वास्थ्य एक महत्वपूर्ण मसला है। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।